हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के बारे में। एसबीआई कार्ड को डिस्कस करने का अगेन एक अच्छा रीज़न है यहाँ पर। हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं कि बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे और टेक्निकल्स भी देखेंगे। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर कुछ भी इसमें से मिस हो जाएगा तो स्टॉक प्राइसेस का अपने टारगेट की तरफ जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ दैट दिस इज़ नॉट फॉर द स्टॉक प्राइस टू गो डाउन, दिस इज़ फॉर द इट मीन्स फॉर दिस स्टॉक टू गो अप। और यहाँ पर जब मैं ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि मैं व्हाई स्टॉक प्राइस विल गो अप इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर सारी ही चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की मेरी रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। जो भी डिसीज़न आपने लेना है, वो अपने हिसाब से लेना है, सोच समझ कर करना है। और एक चीज़ मैं अगेन वापस से रिपीट करना चाहूँगा कि हमें कभी भी किसी भी स्टॉक में 5% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफ़ाई करके रखना चाहिए, जिससे अगर कभी कोई स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा टाइम भी ले ले अपने टारगेट की तरफ जाने में, तब भी हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना आए, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा ना आए। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सेम वीडियो मैंने बनाई थी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स बैक। अगर उसकी डेट देखें देन दिस डेट वाज़ जुलाई 7 2022। और जुलाई 7 2022 को अगर हम यहाँ पर मार्क करें देन दिस वाज़ द डेट एंड स्टॉक प्राइस जो वहाँ पर हमने देखा, द स्टॉक प्राइस वाज़ 850। और वीडियो बनाने के इमीडिएटली बाद स्टॉक प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप। तो वो टेक्निकल था, मूवमेंट था, यहाँ पर साफ-साफ नज़र आता था। स्टॉक प्राइस ने 21% का अपसाइड दिखाया विद इन 1 मंथ टाइम, 12th जुलाई से लेकर और 17th अगस्त तक 1 मंथ में 21% का मूवमेंट था। उसके बाद में ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स हैं सब में डाउन साइड शुरू हुई टू गिव अस द फर्दर फ्रेश अपॉर्चुनिटी, और अभी वापस से नीचे आया हुआ है। नाउ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं बिजनेस को लेकर। और ये पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट एक्चुअल में एसबीआई कार्ड को लेकर, और क्योंकि जहाँ तक क्रेडिट कार्ड की बात है तो ये एक मेन प्लेयर है एसबीआई कार्ड। ये पहले जीई था। जीई के नाम से जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी, जो क्रेडिट कार्ड्स थे, उसको एसबीआई ने परचेज़ किया था और एसबीआई क्रेडिट कार्ड कंपनी बनाकर सेपरेटली लिस्ट किया था। और अभी भी जो इसके प्रमोटर्स हैं, वो एसबीआई बैंक ही है। एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इसके प्रमोटर हैं। सरकारी कंपनी है, बट अगेन जैसे मैंने यस्टरडे की वीडियो में बताया था कि सरकारी कंपनी होने के बावजूद अगर बिज़नेस ऐसा है जहाँ पर कैश कलेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, ऑनलाइन मैकेनिज़्म हो हर चीज़ का, तो वहाँ पर धोखाधड़ी नहीं होती और कंपनी वहाँ पर ग्रो करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब जो सबसे पहले बिज़नेस की जब हम बात करते हैं, तो अभी तक क्या होता था, मैं एक बार आपको समझाता हूँ इस बात को कि क्रेडिट कार्ड बिज़नेस को जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया नेगेटिव वे में लास्ट 2 इयर्स में, वो किया यूपीआई ने। तो जब भी ऑनलाइन कहीं पेमेंट होनी होती है, पहले क्रेडिट कार्ड को जनरली स्वैप किया जाता था। जितना जो भी हमारे पॉइंट ऑफ सेल्स थे, चाहे हमने कॉफ़ी परचेज़ की, मीन्स कॉफ़ी पी किसी कैफ़े में, या फिर कहीं पर भी किसी भी शॉप से हमने परचेज किया, तो या तो हम कैश देते थे या हम क्रेडिट कार्ड यूज करते थे। डेबिट कार्ड यूज करने वाले लोग काफी कम थे। उसका रीजन है, डेबिट कार्ड में अपने ज्यादा पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड में एक छोटी सी लिमिट होती है। तो कोई भी हेजिटेट करता है कि मेरे डेबिट अकाउंट में, मीन्स मेरे बैंक अकाउंट में भी 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, तो मैं डेबिट कार्ड स्वैप ना करूं। क्रेडिट कार्ड एक एक्सटर्नल एसेट है। तो एक डिफरेंट सिस्टम है वहां पर। एक लिमिट है, उससे ज्यादा कभी भी स्वैप नहीं हो सकता। तो क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन जब से यूपीआई आया, यूपीआई को यूज़ करना और ज़्यादा आसान हो गया। वहाँ पर कोई स्वैपिंग का चक्कर नहीं है, सीधा-सीधा हम यूपीआई से अपने बैंक अकाउंट से सीधी पेमेंट कर देते हैं, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया क्रेडिट कार्ड के यूसेज पर। अब इस बात को समझते हुए शायद क्रेडिट कार्ड बिज़नेस करने वाली सारी कंपनी शायद गवर्नमेंट के पास गई होंगी कि ये चीज़ें अपनी बेकार हो रही हैं। तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट आई कि अभी क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो, और जब आप पेमेंट करोगे यूपीआई से, तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के बदले यू कैन मेक द पेमेंट फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड। तो जैसे अभी बैंक अकाउंट से सीधी यूपीआई को लेकर पेमेंट होती थी कि यूपीआई से पेमेंट की, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। अभी अपने पास ऑप्शन होगा कि हम यूपीआई से ही पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होने के बदले अब वो आपके क्रेडिट कार्ड से यूज होगी।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि जितने भी रुपे कार्ड हैं, तो जैसे वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होता है, रुपे कार्ड होता है। तो रुपे कार्ड जो इंडियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो सिस्टम है, जो यूपीआई उसी को कहते हैं, तो इसमें अपने जो क्लियरेंस के चार्जेस हैं, जो सेटलमेंट के चार्जेस हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जाने के, वो ज़ीरो हैं। वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड एक अच्छी खासी एक फीस लेते हैं, इसीलिए जितने भी दुकानदार थे, शॉपकीपर्स थे, वो डिस्करेज करते थे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करने के, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट 1% या 1.5% या फिर हाफ परसेंट, वो डिपेंड करता था कि शॉपकीपर कितना बड़ा है, कितना नेगोशिएट कर पाता है वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के साथ। तो वहाँ पर उनको एक पेमेंट जाती थी, तो एक हिस्सा उनके पास चला जाता था। लेकिन रुपए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ही है और यूपीआई का ही एक पार्ट है, सेम मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर रुपे क्रेडिट कार्ड को अगर यूपीआई के साथ लिंक किया जाए, तो ना तो यूज़र के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं और ना ही जिसके पास पैसे रिसीव हुए उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि अभी हम यूपीआई भी यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और रिसीवर के भी पैसे नहीं लगेंगे और यहाँ पर पेयर के भी पैसे नहीं लगेंगे। जो पे कर रहा है उसके भी पैसे नहीं लगेंगे। तो ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। ये बहुत पुरानी खबर नहीं है। ये लास्ट मंथ ही खबर आई, लास्ट टू लास्ट मंथ। सो लिंकिंग क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई और ये जनवरी की ही आप इस चीज़ को देखोगे, जनवरी में ही सारी न्यूज़ थी, जैन और फ़ेब में। तो जैसे यहाँ पर नाउ मेक यूपीआई पेमेंट्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस थ्रू क्रेडिट कार्ड, नो कंपनी इज ऑफरिंग दिस फैसिलिटी। इन ए फर्स्ट एचडीएफसी कस्टमर्स कैन नाउ लिंक रुपे क्रेडिट कार्ड्स टू यूपीआई एंड यहाँ पर जैसे हम फर्दर देख सकते हैं, लिंकिंग क्रेडिट कार्ड टू यूपीआई विल प्रमोट एक्सपोनेंशियल राइज इन कार्ड एक्सेप्टेंस। तो ये एक सिंपल सा बात है और एसबीआई का रुपे कार्ड है, वो हम देख सकते हैं, एसबीआई का रुपे कार्ड है। और ये तो एक बात होगी कि क्रेडिट कार्ड को लेकर यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा था लास्ट 2 इयर्स में, वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है और ये बेटर हो गया है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस अच्छी है। नाउ एक और पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस एक्चुअल में इंडिया में कितना ग्रो कर सकता है। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। इंडिया में जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं क्रेडिट कार्ड के, वो जैसे मैं ये डेटा देखता हूँ, 2021 का ये डेटा है वर्ल्ड ओवर। सो इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड यूसेज है वो 4.62% है। 4.62%। और अगर हम अमेरिका की बात करने लगें तो ये नंबर या फिर वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं अगर उनकी बात करने लगें तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है। और इसको लेकर मुझे वापस से प्रीवियस करके जाना पड़ेगा शायद, काफ़ी टाइम, यस, प्रीवियस करते हुए कनाडा में 82% लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, इसराइल में 79%, आयरलैंड में 74%, हांगकांग 71%। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, दिस नंबर इज मोर देन 60%। इंडिया में दिस नंबर इज ओनली 4%। सो वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। दिस इज वन थिंग। सेकेंड, इंडिया में जो टोटल नंबर एवरेज क्रेडिट कार्ड्स हैं पर यूजर, वो 2 से ज़्यादा नहीं हैं, जबकि अमेरिका में दिस नंबर इज मोर देन 6 और 7। तो पर पर्सन नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स भी यहाँ पर इंक्रीज होने हैं और जो पेनिट्रेशन है वो भी बहुत बड़ा होना है। अब एक चीज समझ कर चलो कि इंडिया में 4% पीपल टोटल पॉपुलेशन का क्रेडिट कार्ड यूज करती है, 140 करोड़ लोग हैं। तो ये नंबर कितना छोटा सा है हम समझ सकते हैं। और उसके बाद में ये 140 करोड़ का अगर 60% होता है तो ये इतना बड़ा बिजनेस है ऑफ कोर्स। एंड एक बात हमें सबको समझ में आती है कि जो अपना लाइफ स्टाइल है इंडियंस का, दैट इज गोइंग टू चेंज सिमिलरली टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो हम भी क्रेडिट पर जीने की हमें आदत सी हो गई है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि एनी काइंड ऑफ लोन इज बैड, बट स्टिल हर किसी का अपना समझ है, अपनी चैलेंजेस हैं, अपनी परेशानियां हैं, उस चीज को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जितना कोशिश हो सके जितने पैसे हैं उनको खर्च करके अपना जीवन चलाओ। किसी भी तरह का लोन अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर जरूरत है, फंसे हुए हैं, तो वो एक मजबूरी वाली बात है, उसको मना भी नहीं किया जा सकता। तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रोस्पर करने वाला है, अच्छा चलने वाला है। एसबीआई एक यहाँ पर मेन कंटेंडर है इस पूरे ग्रोथ को, इस पूरी ग्रोथ में एक पर्टिकुलर हिस्से को कैप्चर करने का। और इस बात का पता भी चलता है जब हम एसबीआई के बिजनेस को देखते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे, सो
यहाँ पर लास्ट 10 इयर्स में रेवेन्यू हैज गॉन 13 टाइम्स, 1000 करोड़ से इंक्रीज होते होते इट हैज गॉन टू 12,755 करोड़। और जो अपना नेट प्रॉफिट है वो भी 136 करोड़ से इंक्रीज होते होते इट हैज गॉन टू 2243 करोड़। यानी कि जितनी स्पीड से रेवेन्यू इंक्रीज हुई है उससे ज्यादा स्पीड से नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और जिस कंपनी का भी रेवेन्यू से ज्यादा स्पीड से नेट प्रॉफिट ग्रो होता हो, आप उसकी परफॉर्मेंस समझ सकते हो कि उनको अपने रिसोर्सेस एंड सोर्सेस को, अपनी एसेट्स को स्मार्टली यूज करना आता है कि अगर रेवेन्यू हमारी 100 रुपीज की बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। उसका रीजन है कि कॉस्टिंग दो तरह की होती है। एक कॉस्ट वो होती है जो फिक्स होती है, रेवेन्यू के बढ़ने से सीधी सीधी इंक्रीज नहीं होती है, और एक कॉस्टिंग वो होती है जो रेवेन्यू के बढ़ने से सीधी सीधी इंक्रीज होती है। तो जब भी रेवेन्यू अगर सपोज 10% बढ़ता है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 10% से बढ़ने के बदले 15-20% से बढ़ता है, क्योंकि कुछ जो उसमें कुछ खर्चे हैं वो इंक्रीज नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने 30% का ग्रोथ दिखाया तो जरूरी नहीं कि जिस ऑफिस में वो काम करते हैं उसका रेंटल भी 30% से इंक्रीज हो जाए, या इलेक्ट्रिसिटी भी 30% से इंक्रीज हो जाए, या कैफेटेरिया का एक्सपेंस भी 30% से इंक्रीज हो जाए। वो सीधे सीधे सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीमेंट नहीं दिखाते। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर आगे जाएं तो वी कैन सी कि जो लेटेस्ट 12 मंथ्स के जो नंबर्स हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के जो नंबर्स हैं, दैट इज हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 2243 करोड़। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर भी सेम चीज नजर आती है। जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यू है, दैट इज द हाईएस्ट एवर इन लास्ट 12 क्वार्टर्स, एंड नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर, कीपिंग इन माइंड कि यहां पर 509 जो दिसंबर क्वार्टर है उसको लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट एवर है, और लास्ट क्वार्टर से करेंगे तो हाईएस्ट एवर नहीं है। एंड दैट इज ओके, दैट इज फाइन, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो अपना नेट एनपीए है, दैट इज मेंटेन्ड एट ए लोअर लेवल, तो वो भी चीजें यहां पर ठीक हैं। जो ग्रोस एनपीए एक बार को 7% इंक्रीज हो गया था, दैट इज रिड्यूस टू 2%, एंड जो नेट एनपीए 2.7% हो गया था, दैट हैज बीन रिड्यूस टू 0.8%। तो ये सारे ही नंबर्स अमेजिंग हैं, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो इज क्वाइट हाई। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इन केस ऑफ ए एनबीएफसी कंपनी, दिस इज अ काइंड ऑफ एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी ही है, काइंड की बात नहीं है यहाँ पर। तो लोन लेकर लोन देना ही इनका काम है। अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ अमाउंट यूज की है, उसको टाइम से पे नहीं किया, तो जो यूज भी की है उसको कंपनी ने कहीं से तो सोर्स करना है, कहीं से तो फंड रेज करना है और फिर आगे सप्लाई करना है, उसके ऊपर हमने इन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये सारी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिजनेस है, बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। थोड़ा बहुत एनपीए होता है, लेकिन उस एनपीए के बाद अगर इस तरीके से 15-16 टाइम्स 10 इयर्स में नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है, द सेम एक्सपेक्टेशन वी कैन हैव गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। अब जो वैल्यूएशन की बात है, सो 31 पीई इस तरह के बिजनेस में यहां पर एब्सोल्युटली फाइन, आई एम ओके विद दिस। और पी रेशियो का अगर हम हिस्टोरिकल देखने लगे 10 साल का, सो दिस इज अवेलेबल एट ए लोएस्ट एवर पी रेशियो। यहां पर जब से ये डेटा अवेलेबल है लास्ट 3 ईयर्स से, सो लास्ट 3 ईयर्स से ये बिल्कुल लोएस्ट एवर लेवल पर है। और जो स्टॉक प्राइस अभी अवेलेबल है वो एग्जैक्टली सेम लेवल पर है जहां पर लिस्टिंग के दिन ये क्लोज किया था। तो लास्ट 3 इयर्स में स्टॉक प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, सब कुछ होता रहा, लेकिन अभी सेम प्राइस पर अवेलेबल है। और लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के नेट प्रॉफिट कितने ग्रो किए, अगर हम इस बात को चेक करने लगे, सो 3 इयर्स बैक नेट प्रॉफिट वाज 1245 करोड़, नाउ दिस नेट प्रॉफिट इज 2243 करोड़। तो ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास यहां पर नेट प्रॉफिट ग्रो किया है, लेकिन स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर अवेलेबल है, एंड दैट इज द ब्यूटी। और यही चीज हमें यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देती है स्टॉक को बाय करके, होल्ड करके एक अच्छा पैसा कमाने की। अब जो यहां पर अगर मैं समराइज करूं तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिजनेस लो पेनिट्रेशन है, हाई ग्रोथ का पोटेंशियल है। सेकंड, यहां पर जिस रीजन से इस बिजनेस में थोड़ा सा प्रेशर था, यूपीआई की वजह से, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के जरिए यूज किया जा सकता है, तो वापस से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। थर्ड, अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, क्वार्टरली बेसिस पर हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं, एंड ईयरली बेसिस पर हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं, और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 10 ईयर्स का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ का। तो सारी चीजें यहां पर सुपर्ब हैं। उसके बाद टेक्निकल्स की बात करें, स्टॉक प्राइस इज अवेलेबल एट मींस एट ए प्राइस जहां पर इसकी लिस्टिंग हुई थी 3 इयर्स पहले,
सेम प्राइस पर अवेलेबल है। और अगर हम लाइफ टाइम हाई तक की एक बार बात करने लगे कि अगर लाइफ टाइम हाई तक ये स्टॉक प्राइस जाता है तो कितना यहाँ पर एक्सपेक्टेड गेन हो सकता है करंट लेवल से लेकर, तो मेरे ख्याल से 50% के आसपास का ग्रोथ हमारा बैठता है। 53.87% मेरे हिसाब से इस लेवल को यहाँ पर टच करने में 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और अगर थोड़ा सा ज्यादा भी लगता है स्टिल दिस इज एन अमेजिंग गेन। तो बड़ा सिंपल सा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक सारी चीजें अपने फेवर में बैठी हुई हैं, बट स्टिल आई वुड से हमें कभी भी 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। एंड दिस इज नॉट ए रिकमेंडेड, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज ए वीडियो जहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को चेक करके अगर सारी चीजें हमारे फेवर में हैं तभी हम यहाँ पर पैसा लगाएं। एफ से दूर रहने की मैं हमेशा सलाह देता हूं, क्योंकि उधारी पर किया हुआ कोई भी काम कभी भी अच्छा नहीं होता। वी हैव सीन ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पर हाई डेट की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको अपनी कंपनी भी खोनी पड़ी, और आज उनके पास ना इज्जत बची है, ना ही पैसा बचा है, और ना ही उनकी कंपनीज बची हैं। तो लोन से दूर रहें, अपने पैसे से ट्रेड करें, आसानी से ट्रेड करें। जितना पैसा सैलरी से बचता है, छोटा भी है तो छोटे से ही ट्रेड करें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एक्यूमुलेट होकर एक अच्छा पैसा बनेगा, और फिर एंजॉय करेंगे लाइफ को। यहाँ पर एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा धैर्य दिखाना जरूरी है, पेशेंस दिखाना जरूरी है। स्टॉक मार्केट वैसे भी अपनी एनालिसिस के बेस पर बाय करने के बाद जब तक टारगेट हिट नहीं होता तब तक पेशेंटली उसको होल्ड करके बैठने का ही बिजनेस है। इट्स ए बिजनेस, दिस इज नॉट ए गैम्बलिंग। स्पेकुलेशन यहाँ पर इसलिए कही जाती है क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, और यहाँ पर हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का यहाँ पर ये मतलब है कि हमने सारी चीजें समझ ली, उसके बाद हमने एक छोटे परसेंटेज के साथ अपने पोर्टफोलियो के छोटे हिस्से के साथ यहाँ पर बाइंग की। उसके बाद भी अगर कुछ यहाँ पर डिले होता है टारगेट अचीव होने में, तो वो जो अनसर्टेनिटी है डिले होने की या वॉलेटिलिटी की कि परचेज करने के बाद में पहले और नीचे गया उसके बाद में ऊपर आया, तो ये जो दो कॉम्बिनेशंस हैं इसीलिए इसको स्पेकुलेटेड कहा जाता है। दिस इज नॉट ए गैम्बलिंग। गैम्बलिंग वहां होती है जब हमें पता ही नहीं हो कि हमने क्यों बाय किया। अगर हमने समझ के बाय किया तो ये गैम्बलिंग नहीं है, बिना समझे बाइंग किया तो यहाँ पर गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग से बचना है, सीखते रहना है। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है, लाइक करना है, कमेंट करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।